अभी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो डेली क्लासेस आती हैं। भाग 5 फर्स्ट पे था पेडागोजी, सेकंड पे थी हिंदी, भाग 5 पे है भाग 4 पे है सामाजिक अध्ययन। इस प्रकार से प्ले लिस्ट बना दी गई है, नंबर वाइज क्लासेस देंगे, आप सभी वहां जाकर देख सकते हो। और जो नए आए हुए हैं वो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली क्लास टाइम पर ज्वाइन कर सको। और इस प्रकार से डेली क्लासेस आती हैं और टाइम ज़्यादा की नहीं आती, क्योंकि आप सभी टाइम ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए कम ही समय की आती है। तो डेली देखिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा कि कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो। अगर आप छोड़ छोड़ के लगाओगे तो समझ नहीं आएगी, इसलिए पूरे क्वेश्चन लगाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस है ये। थोड़ा पहले एक दो क्वेश्चन थोड़े बिलाए दिख रहे हैं तो आप इस पर मत जाइए, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ तो आप अच्छे से दिमाग में रखते जाइए। थोड़े थोड़े बिलाए हैं, 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, बाकी सब अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ना कि क्वेश्चन कैसे दिख रहा है। क्या मैं बोल रही हूँ तो आप सुनिए ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप सभी के लिए। शेयर कीजिए, सभी को लाइक भी कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? जब अक्टूबर क्रांति हुई थी ना, उस दौरान रूस का जार कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन और निकोलस सेकंड, अलेक्जेंडर करेंस्की, निकोलस वन। तो हमारा निकोलस यानी प्रथम। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा कि अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? तो वो था निकोलस सेकंड था। कौन? अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। और फिर है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध किससे था? तो वो था अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, अनुसूचित जाति आरक्षण के समापन से, स्त्री सुरक्षा से, कामकाजी महिलाओं के अधिकारों से। तो राइट है हमारा कि मामले जो बनाम सरकार भारत सरकार मामले का संबंध था वो था अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। किससे? अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, यानी पहला हमारा आंसर राइट है। और आपको बता दूं कि 2011 से 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे, 2011 से 2023 तक के, इसलिए सभी जरूर देखें, क्योंकि पूरे पेपर लगवाए जाएंगे, बीच में छोड़ छोड़ के नहीं लगाए जाएंगे, सभी लगाए जाएंगे, क्योंकि पेपर है नज़दीक तो टाइम ज़्यादा है नहीं। तो डेली क्लासेस लीजिए, बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? तो तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, दक्कन ट्रैप, बोलीविया एवं पेरू का पठार। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा कि जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है उसको देखना है, नहीं जो नहीं है उसको देखना है। तो तिब्बत का पठार है, मैक्सिको का पठार है, नहीं है दक्कन का ट्रैप नहीं है इसका उदाहरण। तो राइट आंसर हमारा नहीं का नहीं भाई, आंसर हो जाएगा तीसरा। सॉरी। उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जानते हैं? तो हम देखते हैं, तो तटस्थता वक्र, मांग वक्र, पूर्ति वक्र, रूपांतरण वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र को हम जानते हैं रूपांतरण वक्र के नाम से। किससे? रूपांतरण वक्र के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर है चौथा। और इस प्रकार कुछ क्वेश्चन तो वही के वही आ जाते हैं पेपर में, आपको ऐसे नहीं कि थोड़े से ही चेंज कर दिया जाता है उन क्वेश्चनों को, वही ले लिए जाते हैं, तो हमारा दिमाग उसी में घूमने लगता है। इसलिए आप डेली रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग में लगेगा हाँ ये मैंने क्वेश्चन किया था, इसका यही आंसर होगा, तो आप लगा भी ले जाओगे। आई सी और आ यानी ICOR क्या है? ICOR क्या है? तो पूंजी से परिवर्तन बटा उत्पादन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन बटा पूंजी में परिवर्तन, आय में परिवर्तन बटा उपभोग में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन बटा पूंजी में परिवर्तन। तो इसका हमारा राइट हो जाएगा ICOR क्या है? तो पूंजी में परिवर्तन बटा उत्पादन में परिवर्तन, यानी पहला हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई। रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई, तो वो कब? जून 1757 में, जून 1858 में, जुलाई 1757 में, जुलाई 1858 में। तो इसका राइट आंसर है कि रानी लक्ष्मीबाई जब पराजित हुई थी एवं मार दी गई थी
तो जून 1898 में। इसका राइट आंसर है जून 1898 में वो पराजित हुई थी, वो मार दी गई थी। तो इसका दूसरा आंसर राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े कुछ क्वेश्चन बिलाए दिख रहे हैं तो उस पर मत जाइए, क्योंकि मैं बोलकर बता रही, आप ध्यान सुनिए जरूर। हुआ हाउ आंदोलन के संस्थापक हैं कौन? हुआ हाउ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो हुनी कू सो और आंग सान सू की और मायोत्सो तुंग फॉन बाई चाउ। तो इनके राइट हैं संस्थापक कौन? हुआ हाउ आंदोलन के। तो हुनी फूसो राइट आंसर है इनके पहले ही। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि समझना जरूरी है, बस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हुआ हाउ जिसने थ्योरी पढ़ी है तो वो उसको तो वैसे आ जाता होगा, और जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी उसी को नहीं आएगा। इसलिए कुछ थ्योरी स्टार्ट की थी इस चैनल पर, लेकिन अभी पेपर नज़दीक आने के कारण क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं, जिससे बाद में थ्योरी स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है अभी थ्योरी कराने का। हुआ हाउ आंदोलन के संस्थापक हुनी फूसो हो गया। चलो आगे बढ़ते। जीएनपी एंड जीडीपी में क्या अंतर है? जो जीएनपी और जीडीपी होती ना, उसमें अंतर क्या है वो देखना है। तो अनुदान पर अप्रत्यक्ष करों का अधिक और मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष को करों पर अनुदान का अधिक, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? तो वो है अनुदान पर अप्रत्यक्ष करों का अधिक, यानी हमारा इसका पहला ही राइट आंसर है और यही अंतर है। फिर है भारत में केंद्र सरकार। हमारे भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। मात्र लोकसभा में पेश किया जा सकता है, मात्र राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल ही ला सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा कि भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है हमारा कौन सा? कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, यानी पहला प्रस्ताव है हमारा। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जैसे जो स्वराज पार्टी होती ना, उसके संस्थापक कौन थे? तो CR दास, BR अम्बेडकर, JL नेहरू, MK गांधी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे हमारे CR दास। कौन थे? CR दास, यानी हमारा पहला ही इसका राइट आंसर है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास थे। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्न कथनों पर विचार करके फिर हम आंसर देंगे समझ के, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के किसी भी देश को आधार व ऋण देने वाली बड़ी संस्था है। पहला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के किसी भी देश को आधार व ऋण देने वाली संस्था है, बड़ी संस्था है। इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही गलत है ना। वो बड़ी से ऋण देने वाली बड़ी संस्था है, मतलब पहला गलत है और दूसरा दोनों ही गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी प्रथम और सेकंड दोनों गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते। भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? तो भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? तो राजकोषीय घाटा, नियोजन व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। तो ये आता है हमारा जो लाभ आता है वो आता है सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त होता जो लाभ, राजस्व प्राप्तियां, यानी हमारा फोर्थ आंसर राइट है, राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। फिर आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है किसके अंतर्गत? तो योजना आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, RBI द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी फोर्थ आंसर हमारा राइट है, वित्त मंत्रालय द्वारा। फिर है आयन मंडल में कैनली हेविसाइड परत है। आयन मंडल होता है ना, उसमें कैनली हेविसाइड परत है, कौन सी है? तो D परत, E परत, F परत, G परत।
तो आयन मंडल में केनली हेविसाइड परत ई परत है हमारी, कौन सी, ई परत हमारी, ठीक है। तो दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर है हमारा निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क, निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा है। निम्न देशों में से जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में है अपनाने वाला देश कौन सा है। तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। तो जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता ना, वो सबसे आखिरी में अपनाया था हमारे दक्षिण अफ्रीका ने। किसने, दक्षिण अफ्रीका देश ने अपनाया था। तो दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है FNSO, FNSO यानी ENSO घटना संबंधित किससे है। तो पर्यटन से, व्यापार से, परिवहन से एवं भारतीय मानसून से। तो ENSO घटना संबंधित है भारतीय मानसून से। किससे, हमारे भारतीय मानसून से। तो हमारा इसका फोर्थ आंसर राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। मांडेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, क्या है। मांडेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द सोशल कंटेस्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, दास कैपिटल, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। तो हमारा राइट इसका आंसर है कि मांडेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी सेकंड इसका राइट आंसर है। फिर है हमारा किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो वर्ष 1921, वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920। तो किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वो हुई हमारी वर्ष 1919। वर्ष 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारी। तो तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपेशी की थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी। तो 1801 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1804 ईस्वी यानी 4 ईस्वी में। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किस यानी 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर है निम्नांकित कथनों में से कौन सा गलत है। जो निम्नांकित कथन होते ना, उनमें से कौन सा गलत है। तो पहले कथन पढ़ते हैं, फिर आंसर देखेंगे इसका थोड़ा छोटा करने से। तो इसका है कि एक एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। एक एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। दूसरा है एकाधिकार में एक फर्म और एक उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। फिर है वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशिष्टता है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं विजातीय होती हैं। तो हमारा इसका राइट हो जाएगा कथन पढ़ के कि तीसरा हमारा राइट है। उसमें है कि वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशिष्टता है। तो हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है कथन के अनुसार कि कथनों को पढ़कर गलत बताना है। क्या बताना था हमें, अब इसी में कन्फ्यूज हो जाते क्योंकि हमें उसमें ये नहीं देखते, कथन पढ़ के हमें ये बताना है। अब ये तो पता नहीं गलत बताना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमें गलत बताना था, तो हमारा गलत है ये कौन सा, तीसरा। बाकी सही है, तो गलत का भाई गलत यानी सही हो जाएगा। फिर चंपारण कहाँ स्थित है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बिलाई आई ये वाली फ़ोटो है क्योंकि थोड़ा उसको संभाल के पहले रीअरेंज करना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन है सभी दिए गए उनको, तो कुछ आ जाती है, तो कोई बात नहीं, पढ़ के जरूर अच्छे से आपको डिफेंड कर दूंगी, तो आप अच्छे से सुनिए। चंपारण कहाँ स्थित है। तो चंपारण गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो हमारा चंपारण स्थित है कहाँ, बिहार में। बिहार राज्य में है हमारा चंपारण। फिर है 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का
प्रति ध्रुव देशांतर क्या है? तो देखते हैं 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रति ध्रुव देशांतर क्या है। तो 55 डिग्री पूर्वी देशांतर, 125 डिग्री पूर्वी देशांतर, 125 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 155 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमारा राइट हो जाएगा कि 55 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा? पश्चिम डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर है। फिर है अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली समुद्री धारा है। तो कौन सी है? देखते हैं कि अफ्रीका के तो दक्षिणतम, जैसे ये हमारी अफ्रीका है, उसके दक्षिण छोर पर उत्तर से, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली समुद्री धारा है अगुल्हास, कनारी, मोजम्बिक, बेगुला। तो राइट है हमारी कौन सी? अगुल्हास। अगुल्हास धारा है समुद्री जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तो हमारा इसका पहला आंसर राइट है। फिर है मैं भारत के लिए ऐसा संविधान हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। यह कथन है किसका? जैसे कि इसमें एक कथन बोला गया है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। तो यह कथन है BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो ये है जो कथन, ये कोई भी बता देगा, क्योंकि उसमें ऐसी लाइन्स हैं और ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि कोई भी उसको बता देगा, पहली लाइन पढ़ के बता देगा। तो इसका राइट व्यक्ति वे हैं। कौन है? यह कथन कहा है BR अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया। तो वो तो बोलेंगे, ये लाइनें बहुत अच्छी हैं जो कि BR अम्बेडकर ने बोला है यह कथन। तो राइट आंसर हमारा पहला है। फिर है हमारा सम्मिलित करना है ज्वालामुखी को और देशों को। किस देश में कौन सा ज्वालामुखी है? तो राइट सम्मिलित करते हैं स्ट्राम्बोली है हमारी कहाँ का ज्वालामुखी? तो इटली से संबंधित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इटली देश से। फिर कोटापेक्सी है हमारा ज्वालामुखी। कोटापेक्सी हो जाएगा किससे? इक्वेडोर से। किससे? हमारा इक्वेडोर से हो जाएगा कोटापेक्सी। फिर है माउंट पोपा। तो माउंट पोपा हो जाएगा हमारा किससे? म्यांमार से। माउंट पोपा हो जाएगा म्यांमार से संबंधित। फिर किलीमंजारो, तो ये हो जाएगा तंजानिया से। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1। तो इसमें 2, 3, 4, 1 फोर्थ में दिख रहा है। इसमें 1 है ही नहीं है तीनों में। तो राइट लास्ट से पता लग गया 2, 3, 4, 1। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका। फिर है आर्थिक नियोजन संबंधित है। जो हमारा आर्थिक नियोजन है वो किससे संबंधित है? तो आर्थिक नियोजन संबंधित है समाजवादी अर्थव्यवस्था से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, यानी 1 और 2 दोनों है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन है हमारा संबंधित समाजवादी अर्थव्यवस्था से और मिश्रित अर्थव्यवस्था से, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो दोनों से ही मतलब आर्थिक नियोजन संबंधित है, इसलिए हमारा तीसरा इसका आंसर राइट है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित हमारा नहीं है? तो स्थलाकृतियाँ और निर्माणक कारक, इन दोनों को मिलाना है। कौन सम्मिलित नहीं है? बाकी है स्थलाकृतियाँ और निर्माणक कारक। तो सार्क है हिमनद से। सार्क किससे है? हिमनद से तो है। फिर है पेनीप्लेन नदियों से। फिर लोएस्ट हवा से। फिर है न्यूनाटक यानी समुद्री लहरें। तो हमारा जो सम्मिलित नहीं है वो है हमारा स्थलाकृतियाँ और निर्माणक कारक। कौन है? न्यूनाटक और समुद्र लहरें, यानी फोर्थ हमारा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जो कि सम्मिलित भी नहीं है। फिर है हमारा कौन सा 120 का अंतिम क्वेश्चन है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा? तो दीर्घ ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, लघु ज्वार।
तो जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा? तो दीर्घ ज्वार, मिश्र ज्वार, दैनिक ज्वार और लघु ज्वार। तो वो आएगा लघु ज्वार। जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो लघु ज्वार आएगा, लघु ज्वार। तो इस प्रकार से हमारे आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और डेली 30 क्वेश्चन की डेली क्लासेस आती हैं। तो आप सभी देख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली आती, कोई छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। जितने भी छूट रहे हैं डेली आएंगे, आज अगर कम आए तो कल पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन डेली लाते हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो, आपको ये ना लगे कि बहुत लंबी क्लासेस है। तो जिसने नहीं देखी है वो पिछली क्लासेस भी जाकर देख लें, अभी जो कि प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी गई है। तो पिछली क्लासेस देख लें और फिर इनको देख लें, इसलिए टाइम के रहते हुए हिसाब की डालती जाए। शुरू में मैंने 1-1 घंटे की बहुत लंबी लंबी वीडियो डाली थी, फिर मैंने सोचा कि आप लोग इतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपके हिसाब से इतना सोच रहे तो आप तो अपने लिए कब सोचोगे? आप भी तो कुछ सोचो अपने लिए, तभी तो एग्ज़ाम निकल पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम सोचेंगे, आपको भी सोचना पड़ेगा आपके लिए। इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा सोचिए अपने लिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा इसलिए आपको सोचना ही पड़ेगा और पूरी वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 30 ही क्वेश्चन है, जो कि बहुत इतने भी कठिन नहीं होते हैं 30 क्वेश्चन, न इतने ज़्यादा लंबे होते हैं। बता तो मैं ही देती हूँ आंसर, बस आप ट्राई कीजिएगा कि आप लगा पा रहे हो आंसर या नहीं लगा पा रहे, जिससे आपका पता भी होगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले खुद को स्वयं से करना, कोई भी चीज़ सक्रिय होकर स्वयं से कोई चीज़ करी हुई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमने पेडागोजी में भी पढ़ा है कि बच्चे स्वयं से सक्रिय होकर पढ़ाई करें या स्वयं से कुछ भी करें तो वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए तो थैंक यू दोस्तों डेली क्लासेस देखने के लिए, और डेली देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, किसी एक को एक ज़रूर शेयर करते जाइए। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।